इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट आते ही बंगाल की इलेक्शन को लेकर ममता बनर्जी तमाम तरीके की बातें कर रही हैं और ममता बनर्जी ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए, बौखलाई हुई ममता दीदी से आप इससे ज़्यादा कुछ और उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसे जैसे वेस्ट बंगाल इलेक्शन करीब आते आते गए हैं वैसे वैसे उनकी भाषा तो आपने देखी ही होगी। नड्डा जी को लेकर उन्होंने क्या कहा और पता नहीं क्या क्या भाषाएं, कुछ तो समझ में ही नहीं आती, जैसे एलियन ऊपर से नीचे आए हों, और उस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। खैर चलिए, कोई बात नहीं। मानसिक स्थिति मुझे लगता है कि जब 2 मई को दीदी गई उसके बाद अपने आप ही कहीं ना कहीं सही हो जाएगी उनकी। 2 मई तक की थोड़ी मेहनत और है, तो 1-2 महीने ममता दीदी को और मेहनत कर लेने दीजिए, क्योंकि 2 मई के बाद तो जाना ही है। तो अभी जो हालात हैं, जिस तरह से तमाम तरह की चीज़ें उनकी चल रही हैं, इसको देख के साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बौखलाई हुई पूरी टीएमसी पार्टी भी है। कांग्रेस कहीं है ही नहीं, लेफ्ट कहीं है ही नहीं, और तमाम तरह के गठबंधन और सारी चीज़ें आप अभी देखेंगे आने वाले समय में। बीजेपी वर्सेस ऑल, जैसा कि आजकल हर इलेक्शन में होता आया है, वही यहाँ पर भी होना है। बीजेपी वर्सेस ऑल, मोदी के सामने सब, जितने भी लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर सत्ता चलाई है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो ममता दीदी हो, सब लोगों ने मिलकर जो सत्ताएं चलाई हैं, आज उनको पता है, आज उनको डर है, आज वो किस तरह से कांप रहे हैं। इसी वजह से सारे इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं, लड़ लीजिए, मतलब सारे इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बीजेपी को रोका जाए। आमतौर पर जब आप डिबेट्स में 4-5 विंडोज़ भरी हुई देखते हैं, उनमें से ज़्यादातर विपक्षी सब एक ही होते हैं, क्योंकि उनकी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि उनको पता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि किसी भी राज्य में अगर आएगी तो वहाँ पर आपको विकास और ये तमाम चीज़ों पर ही बात होगी। घोटालेबाज इस तरह के लोगों को तो अंदर जाना ही है, तो किसी भी तरह से रोकने का प्रयास है। यहाँ पे ये भी बात है कि 2016 में जब इलेक्शन हुए थे तो 6 चरणों में हुए थे। अगर आज इसी को बढ़ाकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से देखरेख के नज़रिए से अगर 8 में कर दिया गया, तो इसमें सरकार ने किस तरीके से इस्तेमाल किया है? इस चीज़ के लिए तो मुझे लगता है ममता दीदी को वीकेस्ट गवर्नेंस का तमगा देना चाहिए। एक छोटी मोटी ट्रॉफी कहीं अगर हो तो उनको दे दीजिए। ये उनके लिए ही अपने आप में और दुख की बात है, और उनके लिए ही अपमान की बात है कि आपने राज्य का लॉ एंड ऑर्डर ऐसा कर दिया कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि 6 चरणों में भी अगर चुनाव होंगे तो हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और वो तमाम चीज़ों की घटनाओं की आशंका है। इसलिए चुनाव आयोग चाहता है कि कोई भी किसी तरह की हिंसा ना हो, कोई भी गलत तरीके से चुनाव में वोटिंग मतदान ना हो, तो 1% भी वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, एक चरण में चुनाव हो रहा है, क्योंकि पता है वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर आपने इस तरह का बना दिया है कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को आशंकाएं हैं, और इलेक्शन कमीशन जब कोई काम करता है तो वो राज्य में कौन है, केंद्र में कौन है, सरकार किसकी है, इस सब को देख के नहीं करता है। अब से पहले भी तो चुनाव कराता था ना इलेक्शन कमीशन, और कांग्रेस के समय में भी कराता था, तो उस बात को मद्देनजर नहीं रखता कि वो किसकी इलेक्शन में सरकार कहाँ बनेगी और कहाँ है। वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, और उनकी जिम्मेदारी ये है कि सब जगह फ्री एंड फेयर और शांतिपूर्ण इलेक्शन होना चाहिए। और उनकी जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब उस राज्य में एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर, और उससे पहले 2019 में आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर किस तरह से हंगामे हुए थे, किस तरह से बराबर में बॉम्ब चल रहे थे, वो हालात देखते हुए इलेक्शन सही फ्री एंड फेयर कराना जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। ये भी बात है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने तमाम तरीके की बातें कही, उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में बंगाल की बेटी ही राज करेगी। जो बाहर से हैं वो अगर नज़र उठाकर भी देखेंगे तो उनकी आंखें खोचली जाएंगी। इस तरीके की बातें क्यों हो रही हैं फिर? नहीं, बेटियां तो हमारे यहाँ राज करती हैं। मैं तो कहता हूं कि झांसी की रानी से लेकर सभी बेटियों ने इस देश पर राज किया है, और गर्व की बात है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बेटी तो पराया धन होती है, उसको तो आखिरकार जाना ही होता है। और मैं वो कह ही रहा था, अभी भी कह रहा था, अभी कहा मैंने आपको, 2 मई और दीदी गई। अब वो कितना भी कुछ कर लें, 10 साल का कुशासन, 10 साल की जो टोलाबाजी हुई है, 10 साल का जो आतंक रहा है, 10 साल की जो एक करप्शन रही है, 10 साल की जो चीज़ें रही हैं, आज ममता दीदी पिछले इतने लंबे समय से कैंपेनिंग चल रही है, आपने उनसे कभी सुना कि वो बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। इधर उधर की तमाम तरह की चीज़ें केंद्र सरकार ये कर रही है, मोदी जी ये कर रहे हैं, नड्डा जी ये कर रहे हैं, वो बाहरी हैं, वो भीतरी हैं। अरे कौन बाहरी कौन भीतरी? अगर बाहरी जो है ना वो आपके रोहिंग्याज हैं, उनको बाहर भेजेंगे, चिंता मत करो। अमित शाह जी ने कह दिया है CAA की प्रक्रिया चलेगी, और उसके बाद आपको क्रोनोलॉजी तो याद ही होगी, तो वो सब होना है। बाहरी जो है वो बाहर जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, सभी राज्यों के सभी लोग एक हैं, और इस देश में सबको बराबर रहने का अधिकार है। और मेरे देश के तो प्रधानमंत्री इस पूरे देश के चहेते हैं, और 2019 में बंगाल की जनता ने
उनको वोट देकर बताया था, जब 18 सीटें दी थी वो वहीं की जनता ने तो दी थी ना, तो बताया था कि इस देश में और बस पश्चिम बंगाल में उनका क्या एक्सेप्टेंस है, उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इनका एक आखिरी, जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, जब उसको पता है कि हार बिल्कुल निश्चित है, सामने है, तो कुछ भी करके, किसी भी तरह से करके रेलेवेंट बने रहने की ज़रूरत है। चाहे वो स्कूटर चलाकर गिरने की बात हो, चाहे वो तमाम चीज़ें हो, बस कैसे भी करके अखबारों में रहना है। ठीक है, आप अखबारों में रहिए, भारतीय जनता पार्टी एक एक बंगाली के और जितने भी बंगाल की जनता है उसके दिल में रहती है। और जिस तरह से वहाँ पर रोड शोज़ और जिस तरह से वहाँ पर तमाम रैलीज़ हो रही हैं, वो साफ दिखाता है कि आने वाले समय में बंगाल का भविष्य स्वर्णिम है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, यहाँ पर अगर हम फिर से इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बात करें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया गया है केंद्र की तरफ से, अभी जब अभिषेक बनर्जी और उनकी वाइफ को समन किया जाता है, जब उनके ऊपर CBI जांच करने के लिए जाती है, तो तभी ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जाता है कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है। डराने की नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर किसी करप्ट आदमी के खिलाफ कोई एजेंसी को ये लगता है कि उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो ममता दीदी ने 10 मिनट CBI से 10 मिनट पहले अभिषेक के घर जाकर ये बता दिया कि वो बंगाल में होने वाले हर एक भ्रष्टाचार के साथ हैं। उनका जो समर्थन है वो बंगाल के हर एक भ्रष्टाचारी के साथ है। अगर अभिषेक ने गलत किया या नहीं किया वो CBI का विषय है, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठी हुई ममता दीदी, बुआ बाद में है, पहले उस प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं। कल कोई और व्यक्ति जिसको कोई इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, कल ममता दीदी की पुलिस ही अगर किसी को मान लीजिए इन्वेस्टिगेट करने जाए तो क्या करेंगे? उनके भी घर चली जाएंगी क्या? ये कहने की बात है कि वो वेस्ट बंगाल में CBI को ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं, इस तरह से प्रेशर में लेने की कोशिश कर रही हैं कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर उनके साथ खड़ी है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है CBI को करनी है और राज्य में भी पुलिस जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को रिपोर्ट करेगी, क्योंकि सरकार तो अब जाने वाली है ना। तो ये पॉसिबली मुझे लगता है उनकी एज अ चीफ मिनिस्टर आखिरी विजिट थी, वो हो गई। बात है कि ममता बनर्जी ने आज ये भी बात कही है कि जिस तरीके से 8 चरणों में ये वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन होने वाले हैं, इनको लेकर ममता बनर्जी ने ये कहा कि केंद्र के कहने पर ये डेटें फिक्स की गई हैं और चरण फिक्स किए गए हैं। आखिरकार किसको फायदा पहुंचाना चाहता है इलेक्शन कमीशन? देखिए, मुझे लगता है जनता को और पूरे देश को पॉजिटिव मुद्दों पर बात करनी चाहिए। विपक्ष का जो हाल हो चुका है, इनको कुछ भी हो जाए बीजेपी को ही ब्लेम करना है। CBI किसी को इन्वेस्टिगेट करे, पॉलिटिकल वेंडेटा है, बीजेपी कर रही है। कोई और पुलिस किसी को इन्वेस्टिगेट करे, किसी को गिरफ्तार कर ले राजद्रोह के केस में, दिशा रवि जैसे लड़कियों को, बच्चियों को, या फिर जिन्होंने इस देश के खिलाफ काम किया, तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये जुडिशरी बिकी हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर राम मंदिर पर निर्णय दे तो सुप्रीम कोर्ट गलत है। इसके बाद कुछ लोगों को 1-1 रुपए कीमत लगा दे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट गलत है। CBI गलत है इनके लिए, सुप्रीम कोर्ट गलत है, इलेक्शन कमीशन गलत है, दिल्ली पुलिस गलत है। आप मुझे बताइए फिर सही कौन है इस देश में? तो फिर एक काम करते हैं, इस देश में ये जितनी भी लॉ मेंटेन करने की जितनी भी एजेंसीज हैं और जितने भी ये सारी संस्थाएं हैं, इनको डिमोलिश कर देते हैं, क्योंकि विपक्ष को तो पसंद ही नहीं आती ना। प्रॉब्लम ये है, पूरा समय देश से बाहर रहना है, देश की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, जनता के बीच में नहीं जाना है, ड्रामा करना है, गलत के साथ खड़ा होना है, घोटालेबाजों के साथ खड़ा होना है, दंगा करने वालों के साथ खड़ा होना है, भ्रष्टाचार करने वालों के साथ खड़ा होना है। तो जनता आपके साथ नहीं खड़ी होगी, जनता खड़ी होगी उस पार्टी के साथ जो डिलीवर कर रही है। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ पर ये चीज़ें आगे निकल कर जा रही हैं और ये जनता ने टाइम एंड अगेन दिखाया भी है। अभी कल परसों का ही मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लेटेस्ट केस बताता हूँ, अभी आज ही शायद हुआ है वो। नीरव मोदी को लाया जा रहा है हिंदुस्तान में। एक पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, मार्कंडे काटजू ने उनके वहाँ रहने के लिए, ताकि वो यहाँ ना लाए जाएं, उनके फेवर में गवाही दी है। उन्होंने क्या कहा है, वहाँ की कोर्ट ने क्या किया, UK की कोर्ट ने कहा है कि उनकी गवाही गैर निष्पक्ष और गैर संवेदनशील है। मतलब उनको गैर निष्पक्ष है, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और तीखी टिप्पणी की है एक जज पर। जाइए और जूते लगवा लीजिए, कोई और देश में बेइज्जती करवानी रह गई हो तो और कर लीजिए। इसका मतलब साफ है कि ये जो मोदी विरोध वाली ब्रिगेड है ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश की बदनामी हो, देश के सुप्रीम कोर्ट की बदनामी हो, देश का इतना प्रेस्टिजियस जो प्लेस है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज व्यक्ति चाहे कोई भी हो, लेकिन वो पोजीशन इंपॉर्टेंट है। चाहे उसका अपमान हो, किसी का अपमान होता रहे, लेकिन इनको UK में भी जाके सोचिए, UK के जज ने भी समझ लिया कि ये सरकार विरोध में झूठ बोल रहे हैं, ये निष्पक्ष है ही नहीं। कमाल की बात है। मतलब आप इतने एक्सपोज्ड और इतने बिकाऊ और इतने हिपोक्रेट हो कि दुनिया भी अब आपको समझने लगी है। सो कृपया करके ये ड्रामा करना बंद करें,
नीरव मोदी जब भागा था तो मोदी जी केंद्र सरकार पे किस तरह का हंगामा था, और अब लॉबी देखिए यूके जा जाकर बयान करके आ रही है। तो यही इस देश की सच्चाई है कि मोदी विरोध में जिस तरह से सारा विपक्ष और कहीं ना कहीं ये लॉबी, क्योंकि जनता के बीच में तो जनता से जीत नहीं पाते, जाकर जनता के वोट ले नहीं पाते, उनका विश्वास जीत नहीं पाते, क्योंकि उनके साथ रहते नहीं हैं। जब ये सब नहीं कर पाते तो प्रोपेगेंडा करते हैं। तो कोई भी हो, इस तरह की चीज़ों से हटकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। 8 चरणों में चुनाव है, और ममता दीदी को तो एक चीज़ और होना चाहिए, अगर वो गलत नहीं है तो 8 क्या 18 चरणों में भी चुनाव हो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। 8 चरणों में चुनाव होने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन इंश्योर कर रहा है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे ममता दीदी को क्या दिक्कत है, क्या बूथ लूटने थे? अभी आपने जनता की बात की तो देश की जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी जिस तरीके की बयानबाजी और जिस तरीके की चीज़ें आजकल करती हुई दिखाई दे रही हैं, वो सब इसीलिए क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा और इसीलिए उनका मानसिक संतुलन खोता जा रहा है। इस तरीके की बात कर रही है अब देश की जनता, ऐसा क्यों? देखिए 10 साल जब आप एक ही कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी से प्यार तो हो ही जाता है। तो इस मामले में मुझे ममता दीदी से थोड़ी सहानुभूति है। कुर्सी जाएगी तो दर्द तो है, लेकिन वो कुर्सी इसलिए जाएगी क्योंकि आप जनता के बीच में नहीं रही। आपका भतीजा किस तरह से चीज़ें करता रहा आपने देखा। पूरी पार्टी में बस 2 ही लोग रह गए, इसके अलावा कोई बचा नहीं। फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ भी कहेंगे, आप केंद्र सरकार से लड़ेंगी, आप किसानों को सम्मान निधि नहीं दिलाएंगी, आप आयुष्मान योजना नहीं लागू होने देंगी, आप देश के लोगों को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं 23 करोड़ लोगों ने जिनको वोट दिया है, बंगाल में जिसको 18 सीट मिली हैं, उनको आप बाहरी बताएंगी। रोहिंग्यास को आप बुलाएंगी अंदर, आप उनको बुलाकर सारी चीज़ें कराएंगी, वोट उनसे बनवाएंगे और सब कुछ करेंगे और ये तमाम चीज़ें करेंगे। अब अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो प्रदेश की जनता तो जवाब देगी ना। अब आप बौखलाते रहिए, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है। इट्स टाइम टू गो दीदी। अब प्रॉब्लम है कि अब जितना होना था, आपने सिंगूर और नंदग्राम में जिस तरह से आंदोलन खड़ा किया, वहाँ के किसानों को कुछ नहीं दिया, इसके अलावा पूरे बंगाल को एक मॉडल बनाने की आपने बात कही, कुछ नहीं किया। जिस तरह से पॉलिटिकल राजनीतिक हत्याएं वहाँ पर होती थी वो आज भी बादस्तूर जारी हैं। बदला क्या आपने अगर कुछ बदला है तो वो अपने भतीजे की तिजोरियाँ वो बहुत भर गई हैं। तो अब समय आ गया है वापस जाने का, जाना तो पड़ेगा क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है। और ये आमतौर पर सड़कों पर, रैलियों में आप देख ही रहे होंगे, आने वाले समय में इलेक्शंस में भी देखिएगा। मैं कहता हूँ, मैं तो बंगाल की जनता से ये कहना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बम्पर वोटिंग कीजिए, बड़े नंबर्स में निकलिए, सब वोट कीजिए और ये बदलाव का समय है। धन्यवाद सर।